नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो अभी हाल ही में यूपी पीसीएस 2019 का मेंस का पेपर जो हुआ था, तो उसमें जो है ज्योग्राफी ऑप्शनल के हम पेपर को देखेंगे कि पेपर कैसा आया था, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ऑप्शनल पेपर में जो है 8 क्वेश्चन टोटल होते हैं, जिसमें से हमको 5 क्वेश्चन करने होते हैं और प्रत्येक सेक्शन यानी दो सेक्शन में पूरे क्वेश्चन होते हैं। एक सेक्शन में 4 क्वेश्चन होते हैं, तो हर सेक्शन से जो है कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपको करने हैं। ठीक है, तो ऐसा ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि सारे को जो आपके 5 क्वेश्चन करने हैं आप उसमें से एक ही सेक्शन से 4 कर लिए, दूसरे सेक्शन से 1 कर रहे हैं, तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे फिर आपको। ठीक है, तो हर सेक्शन यानी सेक्शन ए से सेक्शन और बी से कम 2 क्वेश्चन तो आपको करने ही है। यहाँ पे देखिए निर्देश दे रखे हैं आपके, तो आप उन निर्देशों को पढ़ लीजिएगा। रूम पर ही है, बहुत से लड़के गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, सेक्शन ए के अगर क्वेश्चन आते हैं तो सेक्शन ए से ही चारों कर देते हैं, और सेक्शन बी से आते हैं तो सेक्शन बी से कर देते हैं चारों। तो उसमें क्या है, आपके 3 क्वेश्चन ही काउंट किए जाएंगे और चौथा क्वेश्चन आपका जो होगा वो रॉन्ग कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ पूरा निर्देश के 8 क्वेश्चन दिए गए हैं और कम से कम जो दोनों खंडों में से एक एक क्वेश्चन जो करना है और कुल 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आए थे इस बार। तो पहले हम देख लेते हैं पेपर 1 को। तो पेपर 1 में देखेंगे तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आया हुआ था, तो क्या दे रखा है, WM डेविस द्वारा प्रतिपादित कथन जो है उनका क्या है, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा समय का जो प्रतिफल होता है उसकी क्या करनी, व्याख्या कीजिए। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ये आप लोग पढ़ते भी हैं। डेविस का जो पर्दन चक्र है उसके बारे में यहाँ पे व्याख्या करनी है। फिर बी क्वेश्चन आया था कि भौतिक अक्षय जो यानी कि फिजिकल वेदरिंग। तो वेदरिंग 2 प्रकार की होती है, एक तो फिजिकल होती है, दूसरी कौन सी होती है, केमिकल। तो यहाँ पे भौतिक अक्षय की बात की गई है, तो केवल भौतिक अक्षय वाला ही लिखेंगे। ये नहीं कि आपको आता है कि भौतिक अक्षय भी आता है, रासायनिक अक्षय भी आता है, तो ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए दोनों का लिख के आ जाएंगे, तो आपका एक तो टाइम जाएगा और आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि जब भौतिक अक्षय की बात की है तो केवल भौतिक अक्षय की बात वहाँ पे आपको करनी है, जो पूछा जाएगा क्वेश्चन वही करना है। अगर इधर उधर का लिखेंगे तो आपका टाइम भी जाएगा और नंबर भी नहीं मिलेंगे आपको। तीसरा क्वेश्चन जो 10 नंबर में आया हुआ है, ये देखिए 10 में आया है, ये दोनों 15-15 नंबर के थे। तो एक क्वेश्चन 10 नंबर का आता है जो सी पार्ट होता है, और ए और बी का कितना मार्क्स होता है, 15-15 का। तो इसमें क्या आया था, सर जॉर्ज एरियो प्राट के संतुलन जो संकल्पना है उसकी तुलना करनी थी इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये आया था, विभिन्न प्रकार की वर्षा तथा उनकी विशेषताओं पर जो है प्रकाश डालना था। फिर इसका बी पार्ट में आया था, वाताग्र और वाताग्र उत्पत्ति का वर्णन करना था। फिर सी पार्ट है, स्थानीय हवाओं पर एक व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखनी थी। फिर तीसरा है, सागरीय लवणता के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारकों की व्याख्या करनी थी। और ज्वार भाटा उत्पत्ति की जो है प्रगामी सिद्धांत का जो है आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो ये ज्वार भाटा का जो उत्पत्ति का सिद्धांत था, एक प्रगामी सिद्धांत, ये अक्सर पूछा नहीं जाता है, लेकिन इस बार यूपी पीसीएस ने थोड़ा हट के पूछ लिया है इसको। ठीक है, सी पार्ट है, महाद्वीपीय मगन तट और महाद्वीपीय जो मगन ढाल है इनमें अंतर हमको बताना था। फिर चौथा क्वेश्चन आया था इसमें सेक्शन ए का, पारिस्थितिकी तंत्र जो इकोसिस्टम होता है की परिभाषा दी, यानी क्या होता है इसकी परिभाषा लिखनी थी, और तथा उसकी विशेषताओं का वर्णन करना है, यानी कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। फिर अगला इसका बी पार्ट दे रखा था, जीवी अनुक्रमण यानी कि बायोटिक सक्सेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, तो जैव अनुक्रमण भी बोलते हैं। तो जीवी अनुक्रमण, जैव अनुक्रमण, लेकिन इंग्लिश में एक ही रहेगा, बायोटिक सक्सेशन, इसलिए आपको इंग्लिश पे भी ध्यान रखना है। इंग्लिश में पढ़ के जाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि पूछ क्या रहा है। हिंदी के जो क्या है, बहुत सारे अनुवाद होने पे अलग अलग मीनिंग आते हैं, तो जिससे आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। और इसमें केवल प्राथमिक अनुक्रमण यानी कि प्राइमरी जो सक्सेशन होता है उसके बारे में विभिन्न अवस्थाएं जो होती हैं उनके संक्षिप्त वर्णन करना था, तो इसमें बस इतना ही लिखना था। फिर क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र पर मानव के प्रतिकूल प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो ये भी हमको लिखना था, एक्सप्लेन एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ मैन ऑन इकोसिस्टम, यानी मानव जो है कैसे जो है पारिस्थितिकी तंत्र पर जो है नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित कर रहा है, तो ये इसमें लिखना था। चलिए हमने सेक्शन ए को देख लिया है, अब सेक्शन बी को देख लेते हैं। तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन जो आया था, पहला जो है वो थिंकर से लगभग आता है, तो कार्ल रिटर के बारे में और वान हम्बोल्ट जो प्रमुख विद्वान हैं, ये हम्बोल्ट और रिटर, इनके भौगोलिक विचार और दर्शन की तुलना करनी थी।
ठीक है। फिर दूसरा क्या है, मानव भूगोल के विकास में फ्रेडरिक रेटजल, उनके योगदान पर प्रकाश डालना था। तीसरा क्या है, प्रत्यक्षवाद से आप क्या समझते हैं, और प्रत्यक्षवाद की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये आपको 10 नंबर में लिखना था। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, ये छठा क्वेश्चन ये देखा है कि विकासशील देशों में जो उच्च जनसंख्या वृद्धि के कारणों की व्याख्या करनी थी। फिर विश्व के जो सांस्कृतिक परिमंडलों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना था। फिर अगला दे रखा है ग्रामीण नगरीय उपांत की परिभाषा लिखनी है और इनकी विशेषताओं का भी वर्णन करना था। फिर सातवां प्रश्न ये पूछा गया था, ग्रामीण अधिवास के प्रकार एवं प्रतिरूप की क्या व्याख्या कीजिए। फिर वेबर द्वारा प्रस्तुत औद्योगिक अवस्थित सिद्धांत का विवेचना करनी थी यहाँ पर। और सी पार्ट आया था, विश्व में जो स्थान परिवर्तनशील कृषि, यानी कि जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, देखो अब यहाँ पे हिंदी में क्या है, ऐसा नाम दे रखा आप समझ ही नहीं पाएंगे, बल्कि ये झूमिंग कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होती है उसकी बात कर रहा है। तो आपको इंग्लिश में आपको पता होगा तो आसानी से कर लेंगे। तो इसके वितरण और इसकी विशेषताओं का क्या करना है, वर्णन करना था इसमें। फिर आठवां जो क्वेश्चन है पेपर 1 का, वो क्या कह रहा था, पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा था, विश्व ऊर्जा संकट तथा इसके विकल्प पर क्या करना था, प्रकाश डालना था। हमको बताना था कि विश्व ऊर्जा संकट है क्या और इसका विकल्प यानी कि इसको कैसे हल कर सकते हैं, यानी कि ऊर्जा संकट को कैसे दूर किया जा सकता है। फिर इसमें पूछा गया था रिमलैंड संकल्पना की बात करी गई है, उसकी समीक्षा करनी थी हमको। फिर तीसरा दे रखा था सीमाएं और सीमांत जो प्रदेश होते हैं उनमें अंतर स्पष्ट करना था, ये 10 नंबर में आपको लिखना था। तो ये रहा आपका पेपर 1 के 8 प्रश्न, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने थे आपको, और लेकिन हर सेक्शन यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों सेक्शन से कम 2-2 क्वेश्चन तो करने ही थे, और एक क्वेश्चन चाहे आप इसमें कर लीजिएगा या फिर चाहे इसमें कर सकते हैं, किसी एक में से एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम हर सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करने ही करने होंगे। चलिए अब पेपर 2 को देख लेते हैं। पेपर टू में देखिए वही सेम सिस्टम यहाँ पर भी है, सेक्शन ए से भी 2 क्वेश्चन करना है कम से कम, और सेक्शन बी से कम 2 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन इसमें आया था, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के नदी तंत्र के बीच क्या है, हमको अंतर को लिखना था। फिर दूसरा क्या था, भारतीय मानसून की उत्पत्ति और प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन करना है। फिर भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार एवं उसके स्थानिक वितरण की विवेचना करनी थी इसमें, ठीक है। तो अगर आपको हिंदी का समझ नहीं आती तो एक बार इंग्लिश जरूर पढ़िएगा ताकि आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन आया था सेक्शन ए का, वन्य जीव से आप क्या समझते हैं, वाइल्ड लाइफ की बात हो रही है यहाँ पर है। भारत सरकार के द्वारा वन्य जीव संरक्षित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, इसके बारे में आपको बताना था। फिर भारत में जैव मंडल आगार, अब ये तो आपके लिए बहुत कठिन हो गया ना, तो इसको इंग्लिश में देखिए तो क्या लिखा हुआ है, बायोस्फीयर रिजर्व, तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहा है ये। तो उसके निर्माण के पीछे के उद्देश्य क्या रहे हैं और किस सीमा तक इन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है। फिर अगला क्वेश्चन सी है जो 10 नंबर में आया हुआ है, बाढ़ के क्या कारण हैं, भारत का कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ से अधिक प्रभावित है और इसे किस तरह से जो है कम किया जा सकता है। तो इसके बारे में जो है हमको कारण बताना है, कहाँ कहाँ क्षेत्र जो प्रभावित हैं और कारण बताना है, और साथ में जो है उसके उपाय बताने हैं। तो 3 क्वेश्चन है, तो 10 नंबर का है, लेकिन काफ़ी कुछ पूछा गया है इसमें है, तो शॉर्ट में ही लिखना पड़ेगा आपको, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो आपका क्वेश्चन दूसरा छूट सकता है। फिर अगला क्वेश्चन आया हुआ था ये, सन 1901 से लेकर भारत की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति यानी कि उसका ट्रेंड क्या है उसके बारे में बताना था। फिर दूसरा है मध्य गंगा मैदान में ग्रामीण अधिवास के जो प्रकार होते हैं उन पर संक्षिप्त नोट लिखना था। फिर भारतीय जनगणना विभाग के द्वारा नगर को परिभाषित करने के लिए अपनाए गए मानदंडों पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखना था। तो इसमें से आप आसानी से ये क्वेश्चन कर लेंगे आप। फिर चौथा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि स्मार्ट गांव के बारे में, तो स्मार्ट गांव के आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। फिर क्या है, दक्षिण एशियाई प्रदेश में सहयोग एवं शांति स्थापित करने में भारत की भूमिका पर प्रकाश डालिए, ठीक है। फिर सी है, भारतीय संदर्भ में जो है विविधता में एकता पर एक क्या लिखना था, निबंध लिखना था संक्षिप्त रूप से। 10 नंबर का है तो ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, थोड़ा ही लिखना है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला अब सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन दे रखा था
तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, भारतीय कृषि की जो है मुख्य विशेषताओं की विवेचना करनी थी। फिर कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश क्या है, उसके बारे में पूछा है। और भारत को कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश में विभाजित कर किन्हीं 2 प्रदेशों का जो है संक्षिप्त विवरण यहाँ पे देना था। फिर अगला दे रखा है, विगत 50 वर्षों में जो भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो जब आपको पता होगा इसके बारे में क्या क्या सुधार हुए हैं, आधुनिकीकरण कैसे हुआ है, तभी आप इस पर लिख पाएंगे आप। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दे रखा है, भारत में जो है कोयले के जो प्रादेशिक वितरण, तो भारत में कोयले के जो प्रादेशिक वितरण है उसके उपयोग प्रतिरूप पर कैसे उसका उपयोग हो रहा है उसके पर क्या है प्रकाश डालना था। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है, किसी क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि लाने में या किस सीमा तक सफल रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर में, भारत में ऊर्जा संकट एवं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ऐसे टाइप का है ये, तो हमको वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में बताना पड़ेगा और ऊर्जा संकट क्या है इसके बारे में बताना पड़ेगा। अगला देख लेते हैं, पूर्वी भारत में लौह और इस्पात उद्योग के वितरण प्रतिरूप को उनके स्थानीयकरण कारकों के संदर्भ में हमको क्या करनी है, व्याख्या करनी है कि वहीं पर क्यों लगाया। यानी यहाँ पे वेबर का जो सिद्धांत है परिवहन लागत का सिद्धांत, उसको आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर भारत में जो रेल मार्ग के वृद्धि विकास एवं क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप पर प्रकाश डालना था। फिर भारत में जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, तो जिसको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रेंगल स्कीम जो है अटल बिहारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था इसको, तो उस पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी उसको लिखना था। तो अगर आपको ये पता है इसके बारे में तो आप इसको लिख सकते हैं। फिर अगला 8वां क्वेश्चन जो अंतिम क्वेश्चन दे रखा है पेपर 2 का, तो पहला क्वेश्चन से पूछा गया था कि महानगर की योजना की एक रूपरेखा तैयार कीजिए, यानी कि प्रादेशिक नियोजन की बात कर रहा है ये कि किसी भी महानगर का प्रादेशिक नियोजन कैसे करते हैं उसके बारे में बताना है। फिर दूसरा है, उत्तर भारत में जल परिवहन से जुड़ी संभावना एवं समस्या को चिन्हांकित कीजिए, यानी कि उसको आइडेंटिफाई करना है हमको है कि जो जल परिवहन है उसमें क्या क्या संभावनाएं जुड़ी हैं और समस्याएं क्या हैं, तो दोनों को ही बात करनी थी। फिर सतत विकास के लिए नियोजन, ठीक है, तो यानी प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हमको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो वही है। इसमें सेक्शन ए से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन करने हैं, और सेक्शन बी से भी आपको कम से कम क्वेश्चन करने हैं 2, तो 4 क्वेश्चन हो गए। टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं, तो एक क्वेश्चन चाहे आप इसमें से कर सकते हैं, सेक्शन ए से कर सकते हैं या फिर सेक्शन बी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो, इसमें हमने डिस्कस कर लिया कि जो पेपर आया हुआ है ज्योग्राफी ऑप्शनल का 2019 के यूपी पीसीएस के मेंस में, वो किस प्रकार का आया हुआ है। आपने देखा होगा सारे क्वेश्चन जो हैं प्रिडिक्टेबल है, पहले से ही पता था कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं और सब पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कोई भी क्वेश्चन घुमा के नहीं पूछा गया है, तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। और ज्योग्राफी ऑप्शनल के वीडियो जो हैं पड़े हुए हैं हमारे चैनल पर हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आपको जिस यूनिट के वीडियो देखना है आप प्लेलिस्ट में आकर के देख सकते हैं। वहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ओशनोग्राफी के नाम से बनी है, क्लाइमेटोलॉजी की है और एनवायरनमेंट साइंस की भी बनी हुई है, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी की और फिजिकल ज्योग्राफी की भी बनी हुई है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो फिर हम यहीं पे तक ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।